हाय एवरीवन, वेलकम। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे अगर हम किसी अल्काइल हलाइड में, फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड में, हम चाहते हैं कि आउटसाइड से कोई न्यूक्लियोफाइल आए, दैट इज़ रिएजेंट आए, और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करे। कार्बन पर अटैक करने के बाद यहाँ पे क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा बाहर, और ये आपस में अटैच हो जाएंगे और हमारी रिएक्शन हो जाएगी, हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है। लेकिन अगर हम ट्राई करते हैं कि एरोमेटिक में ये रिएक्शन अगर ट्राई करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन, तो अगर मैं ट्राई कराती हूँ कि यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफाइल ऐड करा दिया, तो यहाँ पे ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैच करेगा और ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द अल्काइल क्लोराइड, इसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द एरोमेटिक। तो यहाँ पे ये जो होता है हमारा एरोमेटिक, इसकी होती है लो रिएक्टिविटी। ये बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता है आसानी से, इसलिए। तो देखो इसके रीजंस होते हैं कुछ। तो उससे पहले हम देख लेते क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस, किस तरह से यहाँ पे ये रेजोनेंस दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना। जैसे कि हम जानते हैं कि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो सिंगल लोन पेयर, ये वाला इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद ये क्या करेगा? बॉन्ड बना देगा, दैट इज़ पाई बॉन्ड। ये पहले वाला था, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा हमारा पाई बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे इस तरह से ये वाला पाई बॉन्ड बन जाता है। पाई बॉन्ड बनने के बाद देखो, जैसे कि यहाँ पे पाई बॉन्ड बनने के बाद इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5। तो जैसे ये वाला इधर शिफ्ट करेगा ना लोन पेयर, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ से इस तरह से यहाँ पे जल्दी से इमीडिएटली शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये वाले जो अपने पाई बॉन्ड से ये इसी तरह से सेम वे में रहेंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज इस तरह से शिफ्ट करेगा, दैट इज़ डीलोकलाइज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पे आ गया पैरा पे नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला बना अपना नया बॉन्ड, और ये पहले से था, ऑलरेडी वो बॉन्ड था। तो ये वाला क्लोरीन इस तरह से सेम रहेगा। इसके बाद ये यहाँ देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये कार्बन कार्बन के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। ये वाला बना नया बॉन्ड, ये पहले वाला था। इसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने के बाद देखो, ये वाला नेगेटिव चार्ज फिर से इस तरह से इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और ये पाई बॉन्ड इस तरह से यहाँ पे इस क्लोरीन पर आ जाएगा। आने के बाद देखो यहाँ पे जो क्लोरीन के पास जो शिफ्ट हुआ था पहले स्ट्रक्चर में, दैट इज डिलोकलाइज हुआ था, वो फिर से यहाँ पे वापस आ जाएगा। वापस आने के बाद कुछ इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा। तो देखो जो हमने इंटरमीडिएट्स फॉर्म करे हैं इस रेजोनेंस में, दैट इज़ ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से ये स्टेबलाइज है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो एक पॉइंट फिर से क्लियर करा देती हूँ। जैसे कि ये वाला ये एरोमेटिक था, ये वाला एरोमेटिक था स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एरोमेटिक से अनस्टेबल बन रहा है, दैट इज़ इसके एरोमेटिसिटी ये लूज़ कर रहा है। तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये रहेगा स्लो स्टेप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये अनस्टेबल था, लेकिन ये लास्ट में आया स्टेबल है, तो यहाँ पे ये रहेगी फास्ट स्टेप। ऐसा होता है मैकेनिज्म में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर करा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एरोमेटिक था, ये अनस्टेबल है। रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन एरोमेटिक नहीं है। तो ये लास्ट वाला बना अपना एरोमेटिक। तो ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर और ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर ये सेम है। ठीक है, इस तरह से हो जाता है रेजोनेंस। तो यहाँ पे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाती है। उसका फर्स्ट वाला रीज़न बता रही हूँ। ये देखो क्यों, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। वो देखते हैं किस तरह से होता है। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे इनके बीच में देखो, ये एरोमेटिक का कार्बन और ये अटैच है क्लोरीन को। तो पहले कैसा था, कुछ ऐसा था, है ना, कार्बन और सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। लेकिन बाद में ये शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे इस तरह से इसने अपने लोन पर शिफ्ट करा दिए, दैट इज शेयर करा दिए। इसके बाद ये वाला इनके बीच में बन गया बॉन्ड। तो ये पहला वाला था सिग्मा बॉन्ड, ये सेकंड वाला बना पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे होता क्या है, इनके बीच में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत अच्छा हो जाता है। इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है,
इसके बाद देखो, जैसे कि मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला क्लास ऐड करा के रखा है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने वहाँ पे पढ़ा दिया था कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा बॉन्ड वीक होता है, एंड उसकी बॉन्ड लेंथ के बारे में सारा सब कुछ पढ़ा दिया था वहाँ। वो क्लास आप एक बार देख लेना, उससे आपका कंसेप्ट और बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे देखो उस क्लास का ना मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना वो बहुत कम होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। लेकिन इसके कंपैरेटिव अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, इनके बीच में जो देखो एक बार ही क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि सिग्मा बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन पाई बॉन्ड उससे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसलिए ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसको ब्रेक कराना इतना आसान नहीं है। इतना समझ में आएगा तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके साथ ना मैं एस कैरेक्टर भी समझा देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाया था कि जैसे ये फ्लोरीन और कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ये फ्लोरीन जैसे कि समझो कि फ्लोरीन का न्यूक्लियस, तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, ये फ्लोरीन में जो एस ऑर्बिटल में, दैट इज़ एस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना वो स्ट्रांगली बॉन्ड रहते हैं। लेकिन ये वाला पी रहेगा, ये वाला पी शेल रहेगा, उसमें ये वाला पी शेल, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये एक फ्लोरीन इस पी के शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत अच्छे से पकड़ नहीं पाता है, इसलिए ये एस वाला जो शेल रहता है उसके इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। इसलिए यहाँ पे एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। एस कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इनका बॉन्ड ब्रेक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए जब एरोमेटिक में रेजोनेंस होता है, यहाँ पे एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होने की वजह से ये वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। स्ट्रॉन्ग बनने की वजह से इसे ब्रेक करना आसान नहीं है। लेकिन जो एलिफेटिक रहते हैं, एलिफेटिक में ये वाला सिंगल बॉन्ड रहता है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। इनका जैसे कि ये कार्बन वाला पी ऑर्बिटल है, ये क्लोरीन वाला पी ऑर्बिटल है, इनका ओवरलैप बहुत अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा ओवरलैप नहीं हो पाता है सिंगल बॉन्ड की वजह से। लेकिन जैसे ही पाई बॉन्ड्स यहाँ पर पाई बॉन्ड्स यहाँ पर बनाएगा, वो वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये वाला ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए जो अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इसमें जो बाहर से वो अटैकिंग ग्रुप है वो बहुत अच्छे से अटैक कर पाएगा, और ये लिविंग ग्रुप बहुत अच्छे से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना आसान नहीं होता है। इसके बाद और एक शॉर्टकट बता देती हूँ ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो यहाँ पे अगर मेरा ट्रिपल बॉन्ड है, किसी भी कंपाउंड में मेरा अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। कैसे, वो समझते हैं एक बारी। तो देखो यहाँ पे अगर ये मेरा सिग्मा बॉन्ड है, सेकेंड वाला मेरा पाई है, थर्ड वाला मेरा पाई है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ज़्यादा है। तो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन देखते वक्त हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स देखेंगे। तो इस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा एस पी होने की वजह से यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर है और 50% पी कैरेक्टर है। इतना समझ में आ गया। इसकी वजह से देखो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे रिलेशन देखो कि एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी वजह से भी यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस है इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसे ब्रेक करना आसान नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ किसी sp2, तो देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड 1 दैट इज़ एस, और ये पी और ये पी। ठीक है, एस हाइब्रिडाइजेशन में हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स ही देखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाता है sp2 है, इसलिए यहाँ पे देखो किस तरह से हम करेंगे। दैट इज़ एस रहेगा मेरा 33% और पी रहेगा मेरा 66%। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पी कैरेक्टर ज़्यादा है, एस कैरेक्टर कम है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ
दिस वन एग्जाम्पल दैट इज़ sp। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर हम sp3 को लेते हैं तो यहाँ पे s कैरेक्टर 25% है और p कैरेक्टर 75% है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो इसको ब्रेक कराना बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने रिलेशन समझा दिया था, दैट इज़ एस कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये एक आपस में बॉन्ड बना के रखेंगे, इनका बॉन्ड ब्रेक करना आसान नहीं है। ठीक है, इतना पूरा हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड पॉइंट भी समझा दिया, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन वाला, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो मैंने एग्जांपल में समझा दिया। ठीक है, इसके बाद इस तरह से अभी हम देखने वाले हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन में यहाँ पे 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इसका आईपैक नेम है 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो ये वाला रिएक्ट कर जाता है NaOH के साथ 433K में। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में ये वाली रिएक्शन हो गई, यहाँ पे हमने दिखा दी। लेकिन ये रिएक्शन कब पॉसिबल हुई, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में मिला क्या, पहले वो देख लेते हैं, दैट इज़ 4 नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, जब भी बेंजीन रिंग को OH अटैच होता है वो हो जाता है फिनॉल। तो देखो जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने बताया कि जो क्लोरोबेंजीन है वो अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द अल्काइल बेंजीन। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पे क्या करा, जैसे कि मैं ये वाला अपना एरोमेटिक वाला यहाँ पे रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाती है, इसको रिप्लेस कराना आसान नहीं है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इसको नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया इस रिएक्शन में। नाइट्रो ग्रुप अटैच करने की वजह से ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट इज़ EWG। ये होने की वजह से ये क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लोरीन जो होता है वो बन जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इनका बॉन्ड वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से यहाँ पे आसानी से ये ओ नेगेटिव है, वो ओ नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर देगा और ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने नाइट्रोजन ने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। ठीक है, तो ये इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि क्लोरोबेंजीन में डायरेक्टली रिएक्शन हो तो ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच करते हैं, कौन सा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हमने यहाँ पे पैरा पोजिशन पर अटैच कर दिया। इसके बाद तो ये रिएक्शन हो गई प्रोसीड। अभी इसका मेकानिज़म देखते हैं फिर से एक बारी। तो देखो यहाँ पे ये अपना क्लोरो दैट इज़ 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन पर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा और यहाँ पे ये क्लोरीन अटैच रहेगा और ये OH वैसे के वैसे अटैच रहेगा। इसके बाद अटैच होने के बाद, जैसे कि मैंने इससे पहले भी समझा दिया था, अटैच होने के बाद यहाँ पे होता क्या है, ये वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक करा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी 5 होगी। समझने के लिए समझो, यहाँ पे वैलेंसी 5 होगी। क्यों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ईजीएस्ट वे में समझ आएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाले बॉन्ड वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज आने के बाद ये मैकेनिज्म यहाँ इस कार्बन तक वैसे ही प्रोसीड करता है जैसे पहले करा। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड। तो ये ऑलरेडी ये वाला बॉन्ड था और ये वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये जो क्लोरीन है और OH है वैसे के अटैच रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला NO2 सेम वैसे ही अटैच रहेगा जैसे पहले था। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आने के बाद यहाँ पे देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करने के बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड कुछ इस तरह से यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा। डीलोकलाइज बोलना केमिस्ट्री लैंग्वेज में डीलोकलाइज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन शिफ्ट कैसा थोड़ा सा आसान जाता है, इसलिए समझो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने बताया, ये देख लेते हैं पहले। यहाँ पे नाइट्रोजन इनके बीच में आ गया बॉन्ड, है ना। ये O नेगेटिव वैसे और ये वाला फिर से अपना नया बना O नेगेटिव। तो देखो ये वाला पॉजिटिव चार्ज वैसे कि वैसे ही रहेगा, क्योंकि इधर का बॉन्ड था नहीं पहले, अभी बॉन्ड बन गया, लेकिन इधर शिफ्ट हो गया नेक्स्ट वाला बॉन्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा। ठीक है,
जैसे कि कार्बन की वैलेंसी नाइट्रोजन की वैलेंसी रहती है 3, तो यहाँ पे होगी 4, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है, इसलिए। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कि साथ में आपको बाकी जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर कराती चलो। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद देखो यहाँ पे ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये फिर से वापस आता है और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे देखो, शायद से मैंने ये बताया नहीं, देखो ये वाला ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये वाले बॉन्ड रह गए थे। ठीक है, इसके बाद देखो, जैसे कि मैंने बोला, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे ना ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं साइड में लिख रही हूँ। ठीक है, ये नाइट्रोजन, ये वाला डबल बॉन्ड फिर से अभी बन गया था, ये वाला ओ नेगेटिव, और ये वाला बॉन्ड सिंगल हो गया फिर से। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये वाला बॉन्ड सिंगल हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना? और ये वाला बॉन्ड अभी नया बना, तो इसके बाद यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड इस तरह से यहाँ पे डिलोकलाइज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज में। तो ये आ गया अपना नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये वाला कुछ इसी तरह से रहेगा सेम, बाकी कुछ बदलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रो में चेंजेस हुए, नाइट्रो ग्रुप में, और ये अपना रेजोनेंस सेम वाला जो जैसे कि मैंने पहले वाला पढ़ा दिया था। ठीक है, इसके बाद ये वाला वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है नेक्स्ट स्टेप में, देखो ये नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह से यहाँ पे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्लोरीन अपना निकल जाता है लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, तो यहाँ पे OH आ जाता है। ठीक है, ये नया बॉन्ड अभी बना अपना, ये पहले का था, और ये वाला अपना NO2 जैसे कि वैसे। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ लिखो ना, तो आपको जल्दी जल्दी रिएक्शन लिखनी पड़ती है। ठीक है, टाइमिंग इशू की वजह से, तो इसे स्टार्टिंग में नाइट्रो को खोल के लिखना, दैट इज़ फ्री में, और बाद में इसको लास्ट में आपने NO2 भी लिख लिया तो चलेगा, मार्क्स कट नहीं होंगे। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये वाला जैसे कि मैंने रिएक्शंस बताया था कि हम प्रिपेयर कराने वाले हैं 4 नाइट्रो फिनॉल को, तो वैसे मैंने यहाँ पे 4 नाइट्रो फिनॉल को प्रोडक्ट में फॉर्म कर दिया। तो ये था अपना मैकेनिज़्म। तो देखो, मैंने पहले वाला जो मैकेनिज़्म पढ़ाया था वहाँ पे भी आपको समझा दिया था कि देखो ये मेरा एरोमेटिक है। कौन सा? देखो ये वाला स्ट्रक्चर मेरा एरोमेटिक है। एरोमेटिक से अगर वो एरोमेटिसिटी वो लूज करता है किसी कारण, तो जो स्टेप रहती है ना बेटा, वो रहती है स्लो स्टेप। लेकिन अगर मेरा ये लास्ट वाला था ना, लास्ट वाला, यहाँ पे रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा अभी आगे, क्योंकि हमने सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दिए। ठीक है, तो इसके बाद होता क्या है, यहाँ पे अनस्टेबल से ये स्टेबल हो जाता है, दैट इज़ एरोमेटिक फॉर्म करता है। तो ये वाला रहेगा फास्ट स्टेप, तो ये जल्दी से रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद तो ये था इसका पूरा मैकेनिज़्म। इसके बाद आगे रिएक्शंस देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये रहेगी अपनी सेकंड रिएक्शन इस क्लास की। तो यहाँ पे देखो, ये इस कंपाउंड का नाम क्या है, दैट इज़ नेमिंग 2,4 डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले वाले रिएक्शन में सिर्फ पैरा पे अटैच करा था नाइट्रो ग्रुप, अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑर्थो पे भी अटैच करेंगे नाइट्रो ग्रुप और पैरा पे भी। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से यहाँ पे जल्दी से OH नेगेटिव अटैक कर जाएगा। OH नेगेटिव ने क्लोरीन को रिप्लेस करा, तो ये बना अपना प्रोडक्ट, दैट इज़ 2,4 यहाँ पे डैश डाइनाइट्रो फिनॉल। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट बना दिया। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या था, दैट इज़ कैटलिस्ट एक्वायर्स सोडियम कार्बोनेट विथ टेम्परेचर 403 K। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो गए और हमने हमारी रिएक्शन का प्रोसीड कर दिया और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो ये था सेकेंड रिएक्शन। तो लास्ट रिएक्शन, दैट इज़ थर्ड वन। तो यहाँ पे हमने क्या करा, दो ऑर्थो पोजीशंस रहते हैं, जैसे कि ये ऑर्थो, ये पैरा और मेटा। ठीक है, इस तरह से हमने ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया। तो ये वाला जो कार्बन और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत कम हो गई। तो यहाँ पे ये रिएक्शन आसानी से होगी। यहाँ पे सिर्फ वार्म और H2O की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन जल्दी से हो जाती है, या ज़्यादा रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कैटलिस्ट की। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है, दैट इज़ 2,4,6 ट्राई नाइट्रो
फिनॉल। ठीक है, इस तरह से हमने रिएक्शंस ले लिए। मैंने पहले पढ़ाया था मैकेनिज्म के बाद उसकी फर्स्ट वाली रिएक्शन ली, उसका मैकेनिज्म, और ये वाली भी रिएक्शन उसी तरह से मैकेनिज्म प्रोसीड करते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा। डायरेक्टली आप पहले वाला का भी मैकेनिज्म बता दो, काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद तो ये था अपना आज का क्लास। अगर आपको ये वाली क्लास हेल्पफुल रही हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय।